नमस्कार साथियों, मैं अगले 10-15 मिनट तक आपसे जिस मुद्दे पे चर्चा करूंगा वो है महान भारतीय आदर्शवादी विचारक अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का न मैं जीवन चरित्र की चर्चा करूंगा, न उनके राजनीतिक और दार्शनिक विचारों की चर्चा करूंगा, बल्कि अरविंदो घोष के मैं आपके उन क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो इन फ्यूचर आपके काम आ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा। क्योंकि हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि जब हम अरविंदो के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है, या जो पूछा गया है वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं अरविंदो के जो क्वेश्चंस हैं उनसे। पहला क्वेश्चन है अरविंदो घोष को कि अरविंदो के अनुसार एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य नेशन स्टेट के विकास की असफलता का प्रमुख कारण भारत के संदर्भ में ग्राम समुदाय का बने रहना था। ठीक है, देखिए बड़ी जोरदार बात बोली है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य के रूप में असफल हो गया। पहले तो वाक्य देखने सही है गलत है, और इस असफलता का मुख्य कारण क्या था कि ग्राम समुदाय बने हुए थे। इसने लोगों को जो वास्तविक क्षेत्र थे, शासकों के क्षेत्र के लिए संघर्षों, विजयों, विपत्तियों, असफलताओं में या तो नागरिक के रूप में अथवा सैनिक के रूप में भागीदारी बनने से रोका। कई बार तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ये प्रशंसा करते हैं कि भारत में राजनीतिक उथल पुथल हो जाया करती थी, राज बदल जाया करते थे, राजा बदल जाया करते थे, साम्राज्य ढह जाया करते थे, नए साम्राज्यों का निर्माण हो जाया करता था, लेकिन भारतीय गांव जस के तस बने रहते थे। वहां के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गांव इतने निर्लिप्त थे, गांव इतने स्वायत्तशासी थे कि ये राज्य से सीधे बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। कई बार हम ये प्रशंसा में करते हैं, और गांधी जी इसी ग्राम स्वशासन का सौपन देखा करते थे। लेकिन अरविंदो उल्टा कह रहे हैं कि ग्राम समुदायों की जो यानी उनकी जो छोटी वैचारिक जो क्षेत्र के प्रति सोच थी, गांव के प्रति जो सोच थी, गांव के प्रति जो प्रेम था, लगाव था, सब कुछ गांव में मिल रहा है। आपका नेतृत्व गांव से हो रहा है, गांव का मुखिया है, गांव की आर्थिक प्रणाली है खुद की, गांव स्वायत्तशासी है। तब आप एक बड़ी इकाई के साथ नहीं जुड़ सकते, आप राष्ट्र राज्य के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अब आपकी सोच है वो आपके गांव तक सीमित है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। इस वजह से वो न तो एक नागरिक के रूप में और न ही एक सैनिक के रूप में वो अपने राज्य से, अपने देश से लगाव महसूस नहीं करते थे। इसीलिए वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे। तो बिल्कुल सही है, ये ग्राम समुदाय घातक भी थे, जिन्होंने भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय राज्य नहीं बनने दिया, एक व्यापक साम्राज्य नहीं बनने दिया, एक जैसी सोच नहीं पैदा होने दी। छोटे छोटे गांवों की अलग अलग सोच, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग इतिहास, अलग अलग प्रकार के राष्ट्र के, या राष्ट्र प्रेम कह लो या फिर स्थानीय प्रेम कह लो। राष्ट्र प्रेम तो था नहीं। हाँ, बाद में, बहुत बाद में जाके जब हमने अंग्रेजों से संघर्ष शुरू किया आजादी का, तब हमें एक राष्ट्र का विचार पैदा हुआ, भारतीयता का विचार पैदा हुआ। तब जाके हमने ग्राम समुदाय के प्रति, जो छोटे छोटे हमारे क्षेत्रों के प्रति हमारा लगाव था, वो कम होने लगा। आज भी देखिए बहुत सारे जिन क्षेत्रों में थोड़ी अशिक्षा नहीं कह लीजिए, जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक विकास में, वहां के लोग आज भी यही कहते हैं कि हम भारत के नहीं कहते, कि हम मारवाड़ के हैं, हम मेवाड़ के हैं, हम जूनागढ़ के हैं, हम ढूंढाड़ के हैं, या हम हैदराबादी हैं। वो ये नहीं कहते कि हम भारतीय हैं। इसी वजह से एक नेशन स्टेट बनने में इंडिया के प्रॉब्लम आ रही है। तो अरविंदो ने ये कहा, नीचे इसका कारण भी बताया है। तो ये दोनों सत्य है, ये कारण और कथन, और ये इसका कारण। अरविंदो के चिंतन में अतिमानव, सुपरमैन, का विचार है, वो किससे ग्रहण किया है? देखिए, ये विचार ग्रहण किया गया है, एक जर्मन दार्शनिक थे फ्रेडरिक नीत्शे, इनसे ग्रहण किया गया है। इनका शून्यवाद निहिलिज्म का विचार बड़ा फेमस है। इन्होंने सुपरमैन और सुपरमाइंड की थ्योरी भी दी है। और फ्रेडरिक नीत्शे का एक बहुत फेमस कोट है, कथन है
कि गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो भगवान तक आके और रुक जाती है। हम उससे आगे कुछ सोच नहीं पाते। हम सोचते हैं जो कुछ है वो भगवान में है, जितने भी गुण होने चाहिए, जितनी भी अच्छाइयां होनी चाहिए, जितने भी सद्गुण होने चाहिए वो ईश्वर के अंदर है। तो हम उससे और ज्यादा व्यापक सोच नहीं ला पाते। अति मानव की सोच बहुत ज्यादा व्यापक होगी। और अरविंदो भी यही कहते हैं कि ये जो सुपरमैन होगा वो उसमें सुपर माइंड होगा, वो भगवान कृष्ण की तरह होगा और वो राम की तरह होगा। मैं इतने व्यापक सोच वाला आदमी होगा प्रत्येक आदमी। तो ऐसे सुपरमैन का उदय हो सकता है, ऐसी आध्यात्मिकता का उदय हो सकता है, ऐसी व्यापक सोच वाले मनुष्य का उदय हो सकता है। ये अति मानव कैसा होगा, ये सुपर मानव कैसा होगा? जो अरविंदो का है, जो फ्रेडरिक नीत्शे के यहां से जो विचार ग्रहण किया गया है, क्योंकि अरविंदो के ऊपर जर्मन दर्शन का बहुत ज्यादा प्रभाव था। चाहे वो हेगल का प्रभाव हो, चाहे लामप्रेथ का प्रभाव हो, और चाहे फ्रेडरिक नीत्शे का प्रभाव, जर्मन दार्शनिकों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे अरविंदो। तो ये सुपरमैन है क्या? हम कैसे समझे सुपरमैन को? देखिए, आप ऐसे समझिए, खुद अरविंदो कहते हैं कि पशु में और मानव में क्या फर्क है। पहले तो आप ये देखिए कि पशु में और मानव में क्या फर्क है। जितना एक पशु में और एक मानव में फर्क है, इतना ही फर्क होगा एक मानव में और एक अति मानव में। इतनी व्यापक बुद्धि वाला होगा ये अति मानव, सुपरमैन, जिसका इतना सुपर माइंड हो, इतनी व्यापक सोच वाला, व्यापक हृदय वाला, वसुदेव कुटुंबकम वाला, जो छोटी छोटी सोच को जो खत्म कर देगा, ऐसा होगा ये। तो हमने सुपरमैन की चर्चा की, फ्रेडरिक नीत्शे से लिया गया है। द लाइफ डिवाइन, ये बड़ी फेमस पुस्तक है श्री अरविंदो की। देखिए, अरविंदो की पुस्तकें आप जो भी हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और कई बार तो अरविंदो की पुस्तकों का सीरीज भी पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक पहले आई, कौन सी बाद में आई। इनके लेख हैं या इनके लॉर्ड्स एंड डैगर्स वाला इनका संगठन है जो लंदन में जिस संगठन से जुड़े हुए थे, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अरविंदो के ऊपर लगभग क्वेश्चन है, उनकी बुक्स को लेके आ जाते हैं कि कौन सी बुक्स इनकी है, पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, या इनके संगठन है उससे संबंधित चीजें आ जाती है, या विविध विचारकों का क्या प्रभाव है। अधिकांश क्वेश्चन वीपी वर्मा की पुस्तक है उससे पूछे जाते हैं। श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो पाश्चात्य जनधारणा है वो इसको एक भौगोलिक और एक सांस्कृतिक इकाई मानती है। ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद किस्सा है। अवयवी यानी ऑर्गेनिक रूप में राष्ट्र, जैसे एक अंग है, यानी राष्ट्र है वो एक शरीर है और हम सब उसके अंग हैं, ये बिल्कुल ऐसी ऑर्गेनिक थियरी है। इसमें है धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में, यानी राष्ट्र एक नैतिक और धार्मिक इकाई है। नैतिक इकाई कह लीजिए, आध्यात्मिक इकाई कह लीजिए। नैतिक इकाई का तात्पर्य है कि राष्ट्र एक ऐसी इकाई है जिसमें सर्वोच्च नैतिकता होती है और हमें उस सर्वोच्च नैतिकता तक पहुंचना होता है। यह हमें नैतिक रूप से अच्छा बनाने में सहायता करती है। भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र नहीं, भौगोलिक इकाई के रूप में तो ये तो है पाश्चात्य जनधारणा, नहीं, भौगोलिक इकाई नहीं है। भौगोलिक इकाई का तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग है, वो राष्ट्र नहीं बनाता। राष्ट्र बनता है अरविंदो के अकॉर्डिंग नैतिकता से, आध्यात्मिकता से, आपसी सांस्कृतिक यूनिटी की वजह से, कल्चरल यूनिटी की वजह से, आपसी एक इतिहास की वजह से, तो इन सब से बनता है। भौगोलिक इकाई के रूप में वो राष्ट्र की कल्पना नहीं करते। ये नहीं है कि एक भूमि पर रहने से लोग एक हो जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1, 2 और 3, इसका उत्तर ए है। अरविंदो घोष को भारतीय दार्शनिकों को सम्राट एवं एशिया और यूरोप दोनों की प्रतिभा का समन्वय पाया जाता है। इसमें एशिया का अध्यात्मवाद भी है इनके अंदर और यूरोपियंस आदर्शवाद भी इनके अंदर है। तो अध्यात्मवाद और आदर्शवाद दोनों का मिलन है इनके अंदर। इसमें विवेकशीलता भी है, तार्किकता भी है, ये भी है। तो ये कहा किसने है? देखिए, ये लिम्बर्ट ने, डॉक्टर फ्रेडरिक सफलजबर्ग ने, लॉर्ड्स एंड डैगर्स तो ये तो व्यक्ति नहीं है, ये तो संस्था का नाम है। ये कहा है रोमारोला ने, जो बहुत बड़े विचारक थे, फ्रांसीसी विचारक, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। विवेकानंद और भारतीय अन्य
विभूतियों के ऊपर भी। तो ये रोमारोला ने कहा है अरविंदो को कि ये भारतीय दार्शनिकों के सम्राट है और यूरोप और एशिया की प्रतिभा का समन्वय है इनके अंदर। निम्न किसने ये कहा कि भारत माता की ईश्वर से तुलना की, किस विचारक ने, और कहा कि भारत को मुक्त करना ईश्वर की देवी इच्छा है। देखिए ये ऐसा कि आप राष्ट्र को देवी के रूप में मानते हैं, काली के रूप में मानते हैं, मां के रूप में मानते हैं आप, और ये है कि ये देवी इच्छा है, देवी की इच्छा है कि भारत को मुक्त करवाया जाए, ये अरविंदो घोष ने कहा है। अब हम पहले इस पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मां भारती है, ये देवी की तुल्य है, और ये देवी इच्छा, ईश्वर इच्छा है कि इसको मुक्त करवाया जाए। देखिए 3 अलग अलग सिद्धांत पाए जाते हैं, मैं इनसे आपसे चर्चा करूं या थोड़ा व्यापक रूप से समझना हो तो। आपने एक अवधारणा पढ़ी होगी, आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, आर्थिक नियतिवाद। एक देवी नियतिवाद या ईश्वरीय नियतिवाद, ये कर लेते हैं, देवी इच्छा कह लो, नियतिवाद। एक नारीवाद के संदर्भ में चलो कर लेते हैं, जेंडर नियतिवाद। आर्थिक नियतिवाद, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स का है कि हर चीज की जो नियति है वो आर्थिक और भौगोलिक और भौतिक तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है। चाहे आपकी संस्कृति हो, चाहे आपकी सोच हो, आपके विचार हो, आपकी राजनीति हो, कला हो, धर्म हो, शिक्षा हो, सब चीजों की नियति का निर्धारण आर्थिक तत्व करते हैं। जिस वर्ग के पास, जिसके पास ये आर्थिक तत्व होते हैं, जिसके पास भौतिक तत्व होते हैं, जिसके पास पूंजी होती है, वही सब कुछ करता है, बाकी चीजें बाद में आती है। तो हर चीज का निर्धारण, हर चीज की नियति, हर चीज का डिटर्मिनेशन आर्थिक तत्वों से होता है। दूसरा है देवी इच्छा या देवी नियतिवाद, कि संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, व्यक्ति उसका निमित्त मात्र है। ये देवी की इच्छा है, ये मां भारती की इच्छा है, राष्ट्र की इच्छाएं स्वतंत्र इच्छाएं होती है। भारत जो कि एक देवी है, इसकी खुद की इच्छाएं हैं, इसकी खुद की इच्छा है कि ये स्वतंत्र हो। अब चूंकि इसकी इच्छा है कि ये स्वतंत्र हो, तो ये भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये सुभाष चंद्र बोस, ये तिलक, ये क्या है? ये इस देवी इच्छा को वास्तविक रूप देने वाले साधन मात्र हैं। ये इनको नचाता कौन है? क्यों चंद्रशेखर है वो गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है? क्यों भगत सिंह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है? क्यों महात्मा गांधी भूख मरने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों तिलक मांडले जेल में जाते हैं? क्यों सावरकर दुख उठाते हैं? क्यों? क्योंकि ये भारत माता की इच्छा है। ये भारत माता चाहती है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं बेड़ियों से गुलाम हूं, तो ये इन कठपुतलियों का प्रयोग करती है। नेपोलियन क्या था? हिटलर क्या था? चर्चिल क्या था? ये अपने अपने राष्ट्र की इच्छा पूर्ति के साधन थे। तो देवी इच्छा है, वो हर चीज की नियंता है, नीति निर्धारक है, ये कहना है, और ये अरविंदो घोष का कहना है। चलिए हम एक चीज और डिसाइड कर लेते हैं, चर्चा ही चल रही है, जेंडर नियतिवाद। जब हम उग्र नारीवाद को करते हैं तो वो कहते हैं कि इस संसार में जो हम सामाजिक व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो जेंडर के द्वारा निर्धारित होती है। कौन दुख पाएगा, कौन सुख पाएगा, ये जेंडर निर्धारित करता है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितनी मेहनती हैं, कितनी अच्छे हैं, कितनी सुशील हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी बुद्धिमान हैं, कितनी शक्तिशाली हैं। पुरुष भी तो सैनिक होती है, महिलाएं भी तो सैनिक होती है, महिलाएं पहलवान होती है, महिलाएं बॉक्सर होती है, लेकिन फिर वो महिलाएं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जेंडर अलग है। तो महिलाओं के दुख का मूल कारण ये नहीं है कि उनमें क्षमताएं कम होती है, उनका मूल कारण ये है कि उनका जेंडर अलग है, उनका लिंग अलग है, उनका सेक्स अलग है, इसलिए वो उनकी नियति वहां से निर्धारित होती है। ये उग्र नारीवाद कहता है, और इस सोच को बदलना होगा, ये कहता है। तो चलिए, खैर अपनी चर्चा चल रही थी, इस मुद्दे की भी हमने चर्चा कर ली। ये अरविंदो का कथन है। अरविंदो की कर्मागत उन्नति की उन्नति एक के बाद होगी,
और जो आध्यात्मिकता का ताना बाना है वो किस विचारक से प्रभावित है? तो वो है पियरे टेलार्ड डे कार्डिन से, इनसे प्रभावित है। अरविंदो ने आधुनिक पश्चिमी उदार व्यक्तिवादी, देखिए आधुनिक पश्चिमी उदार व्यक्तिवादी यानी जो वेस्टर्न यूरोपियन समाज है कि जिस जंगली मानसिकता का चित्रण किया है, यह चित्रण सीबी मैकफर्सन की किस अवधारणा के तुल्य है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पाश्चात्य लोग हैं, इनका जो समाज है, इनकी जो जंगली मानसिकता है, कौन सी जंगली मानसिकता? मैं और मेरा और मेरा हित, सब इच्छा, सब स्वार्थ, विवेकशीलता, तर्क बुद्धि किसके लिए? कि मैं कैसे विकास कर जाऊं। तो सबको कुचल के पशुओं की तरह सिर्फ खुद के बारे में सोचना, तो ये किस है? इसको बोलते हैं स्वतःमूलक व्यक्तिवाद। सीबी मैकफर्सन की एक बहुत ही पुस्तक है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म होब्स टू लॉक, स्वतःमूलक व्यक्तिवाद, जिसमें व्यक्ति ये कहता है, जिसमें मानव ये कहता है कि आज जो कुछ हूं मैं मेरी वजह से, उसमें समाज का कोई योगदान नहीं है। सीबी मैकफर्सन इसकी आलोचना में कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये होब्स और लॉक है, इन्होंने स्वतःमूलक व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। इससे व्यक्ति अहमवादी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, व्यक्तिवादी हो जाता है, सीमित सोच वाला हो जाता है, उसकी व्यापक सोच गायब हो जाती है, समुदाय गायब हो जाता है, समाज गायब हो जाता है, सर्व कल्याण गायब हो जाता है, कॉमन गुड गायब हो जाता है। तो ये स्वतःमूलक व्यक्तिवाद के तुल्य है, क्योंकि इसमें सिर्फ खुद के बारे में सोचा जाता है। तो अरविंदो किसके बारे में सोचते हैं? अरविंदो कहते हैं कि अच्छा मानव वो होता है जो पूरे राष्ट्र के बारे में, पूरे राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचता है, जो सबके बारे में सोचता है। ये है भारतीय आध्यात्मिकता, यही कहती है। अरविंद द्वारा प्रतिपादित मानव चक्र, ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन साइकिल थ्योरी की आदमी का विकास कैसे हुआ, इसको सही क्रम में लिखना है। देखिए ये एक ह्यूमन साइकिल थ्योरी है, एक जर्मन विचारक लाम्प्रेख्ट, इनसे ग्रहण किया, आइडिया यहां से ग्रहण किया है और इसको भारत के संदर्भ में लागू कर दिया गया है। लाम्प्रेख्ट कहते हैं सबसे पहले प्रतीकात्मक युग आया, यानी जर्मन का आदिम युग था, जर्मनी में पहले आदिम युग आया, फिर प्रकारात्मक युग आया, पहले ये आया फिर ये आया। ये वो युग था जब मध्यकाल की शुरुआत हो रही थी, ईश्वरीय तत्व आ रहा था, विवेकशीलता जा रही थी, नैतिकता जा रही थी। फिर परंपरावाद हावी हो गया, पोप हावी हो गया, ये तीसरा युग आया, ये उत्तर मध्यकाल आया। फिर मध्यकाल चला गया, डार्क एज चली गई लाम्प्रेख्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उदारवादी युग आया, व्यक्तिवादी युग आया, जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, औद्योगिकरण हुआ और विवेकशीलता और तर्कशीलता आई और हर चीज के केंद्र में व्यक्ति हो गया। धर्म, समुदाय, राज्य, राष्ट्र, ये सब गौण हो गए और व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, तब व्यक्तिवादी युग आया। और फिर जो युग आया, अगला युग जो आएगा, उसको ये जो नाम दिया है वो अरविंदो घोष ने दिया है, ये आएगा आत्मनिष्ठवादी युग। यानी आत्मनिष्ठ का यह तात्पर्य है कि हमारी आत्मा इतनी व्यापक हो जाएगी, हम इतने सुपरमैन हो जाएंगे, सुपर माइंड हो जाएगा, हम वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचने लगे। तो भारत में ऐसा क्या हुआ, जो वैदिक युग आया वो प्रतीकात्मक युग था, ये वैदिक युग है। फिर अगला युग आया वो प्रकारात्मक युग आया, ये उत्तर वैदिक युग था, उत्तर वैदिक काल आया, जब जाति व्यवस्था का उदय हुआ, ऊंच नीच का उदय हुआ, महिलाओं को, दलितों को और ओबीसी को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया, ये उत्तर वैदिक प्रकारात्मक युग आया। फिर परंपरागत युग आया, जिसमें जाति पांति और ज्यादा हावी हो गई, ये जो मध्यकाल का था वो आया, अंधविश्वास बहुत ज्यादा हावी हो गए थे। ये आप ये मान लीजिए कि राजपूत काल से लेके और जो पूरा मध्यकाल था, मुगल काल तक,
वो परंपरागत युग आया। उसके बाद यहां अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों के आते उदारवाद, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद आ गया, ये युग आया। उसके बाद क्या होगा, तो ये वैदिक युग, ये उत्तर वैदिक युग, ये मध्य युग, और ये आ गया है आधुनिक युग अंग्रेजों के आगमन से। और ये आएगा आत्मनिष्ठवादी युग। ये आएगा जब अंग्रेज चले जाएंगे, मां भारती स्वतंत्र हो जाएगी, देवी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तभी आत्मनिष्ठवादी युग आएगा। तब एक महामानव का फिर इस देशों में विकास होगा। यहाँ के लोग महामानव होंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों का एक राष्ट्र होगा जो पूरे संसार को राह दिखाएगा। ये अंत में फिर ये आएगा। तो देखिए 4, 5, 2, 3, 1, इसका उत्तर बी है। ये बहुत बार पूछा जाता है। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, यह नारा किसने दिया? देखिए ये नारा नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ये नारा अरविंदो घोष ने दिया जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था उस दौरान। तो ये थे अरविंदो घोष से रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।